हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज नेस्ट। आज हम क्लास 9th का साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ का दिया जाएगा, तो इसलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहें। ये पार्ट 1 है, आगे भी हम और भी एक्सप्लेनेशन अच्छे से लाएंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं कि यहाँ पर शुरुआत में बताया गया है कि साइंटिस्ट लोग इस बात को पूरी तरह मानते हैं कि धरती पर जो लाइफ है वो शुरुआत पानी से हुई थी। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि लाइफ जो है वो ओशियंस के बजाय छोटे पानी के पूल्स में शुरू हुई होगी, जहाँ मौसम और हालत जल्दी जल्दी जो है वो बदलते रहते थे। गर्म पानी के झरने जैसे हॉट स्प्रिंग्स उन जगहों का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जहां लाइफ की शुरुआत हो सकती थी। इंडिया में लद्दाख की प्यूगा वैली में ऐसे गर्म पानी के झरने हैं जो बाहर की जो इतनी ठंड है, सख्त ठंड में भी बहुत ज्यादा गर्म यानी उबलने वाले पॉइंट तक रहते हैं। प्यूगा वैली के ये हालत बिल्कुल वैसे ही है जैसे 3.5 बिलियन साल पहले हमारी धरती का हुआ करता था जब लाइफ बनना शुरू हुई थी। हैरान हो जाएंगे कि इन उबलते हुए झरनों में जो जीव रहते हैं यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो ऐसे बैक्टीरिया हैं जिन्हें गर्मी बहुत पसंद है, इसलिए उन्हें थर्मोफाइल्स कहते हैं। ये यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब इनका जो पूरा शरीर है वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से ही मिलकर बना होता है। अब लखनऊ के कुछ साइंटिस्ट ने इन झरनों पर रिसर्च की और ये पाया कि वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक तरह का एक मिनरल है जो बहुत तेजी से जमा होता है। ये जो मिनरल की लेयर बनी, इसने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी कि जो शुरुआती लाइफ को रेडिएशन और खतरनाक मौसम से बचाया होगा। इसी वजह से सेल की पहली जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन यानी जिसे हम बाहरी दीवार बोलते हैं, आउटर कवरिंग, वो बनी होगी जो एक सेल को सेल बनाती है। अब सेल एक बेसिक यूनिट है। दुनिया में हर लिविंग चीज सेल से बनी है। लाइफ का सबसे छोटा और बेसिक हिस्सा ही सेल है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ सेल के ही बने हैं जैसे बैक्टीरिया और ईस्ट, जबकि जो प्लांट्स हैं, फिश हैं, बर्ड्स हैं और ह्यूमंस हैं, हम इंसान भी लाखों करोड़ों सेल से बने हैं, इसलिए हमें मल्टी सेलुलर कहा जाता है। जब एक जैसे सेल्स मिलकर एक ही काम करते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं। अलग अलग टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन जैसे दिल या फिर हमारे लंग्स बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जैसे कि नोज में आप देखेंगे नेजल पोर्स, विंड पाइप जो कि ट्रैकिया, और लंग्स मिलकर हमारा सांस लेने का सिस्टम यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। भले ही सेल्स मिलकर बड़े ऑर्गन सिस्टम बना ले, लेकिन आज भी हर काम का असली जो इंजन है और जो स्ट्रक्चर है वो सेल ही है। बिना सेल के कुछ हो ही नहीं सकता है। तो मेन मैसेज ये है कि लाइफ की शुरुआत गर्म पानी में हुई थी जैसे लद्दाख की प्यूगा वैली में होता है। लाइफ का सबसे छोटा हिस्सा जो है वो सेल ही है। अब हम पढ़ते हैं हाउ टू स्टडी सेल्स। हमारी आंखों की वो ताकत जिससे हम दो बहुत पास रखी चीजों को अलग अलग देख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं? सोचो, एक पेपर पर दो छोटे डॉट्स हैं। अगर उन्हें एक दूसरे के बहुत पास लाया जाए तो एक वक्त ऐसा आएगा जब वो अलग अलग दिखने के बजाय एक ही डॉट दिखने लगेंगे। जब हम किसी चीज को 25 सेंटीमीटर की दूरी से देखते हैं, जो हमारी आंखों के लिए सबसे सही दूरी है, तो अगर दो डॉट्स के बीच 0.1 मिलीमीटर का गैप है तभी हम उन्हें अलग देख पाएंगे। अगर गैप इससे कम हुआ तो हमारी आंखें धोखा खा जाएंगी और वो एक ही पॉइंट लगेगा। इसे ही लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहते हैं, मतलब हमारी आंखों की हद सिर्फ 0.1 मिलीमीटर तक ही है। चैलेंजेस क्या आए? एक सेल इतना छोटा होता है कि हम उसे बिना किसी हेल्प के नहीं देख सकते। अब सवाल ये उठता है कि जब सेल हमारी आंखों की हद यानी 0.1 मिलीमीटर से भी बहुत ज्यादा छोटे हैं, तो साइंटिस्ट ने उनके बारे में इतनी जानकारी निकाली कैसे? तो आपने बच्चों कॉन्वेक्स लेंस के बारे में तो पढ़ा होगा या सुना होगा। ऐसा लेंस या फिर बहुत सारे लेंसेस का ग्रुप जैसे ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस किसी भी छोटी चीज को बड़ा यानी मैग्नीफाई करके दिखाने का काम
आता है। 1665 में रॉबर्ट हुक पहले इंसान थे जिन्होंने सेल को देखा। उन्होंने खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप यूज किया था जो चीजों को 200 से 300x गुना बड़ा करके दिखा सकता था। जब वो कॉर्क यानी पेड़ की छाल का एक हिस्सा का एक पतला टुकड़ा देख रहे थे, उन्हें छोटे छोटे कमरे जैसे बॉक्स दिखाई दिए। उन्होंने इन बॉक्स का नाम, इन डिब्बों का नाम सेल्स रखा। सेल का मतलब होता है छोटा कमरा, एक स्मॉल रूम। हमारे स्कूल की लैब्स में लाइट माइक्रोस्कोप यूज होते हैं जो विजिबल लाइट यानी रोशनी की मदद से चीजों को बड़ा और साफ दिखाते हैं। जब आप माइक्रोस्कोप के अलग अलग पार्ट्स को देखोगे और उसमें किसी चीज को देखोगे तो वो तुम्हें बड़ी दिखाई देंगी, लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि उसकी असली यानी एक्चुअल साइज कितनी छोटी होगी? तो मेन बात यह है कि हमारी जो आंखें हैं वो 0.1 मिलीमीटर से छोटी चीजों को अलग नहीं देख सकती, इसलिए सेल्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। अब एक्टिविटी 2.1 देखते हैं कि सेल का साइज कैसे आप मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे में इन्होंने बोला है कि एक ट्रांसपेरेंट यानी आर पार दिखने वाला स्केल लो जिसमें के निशान हो। उसे माइक्रोस्कोप के स्टेज पर रखो जहां हम स्लाइड रखते हैं। जब तुम माइक्रोस्कोप में आंख लगाकर देखते हो तो जो सर्कुलर एरिया दिखता है उसे फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। आपको स्केल की मदद से उस सर्कल का डायामीटर यानी बीच की जो चौड़ाई है उसे नापनी है। स्केल पर हम में नापते हैं, लेकिन सेल बहुत छोटा होता है इसलिए हम उसे माइक्रोमीटर में बदलते हैं। अगर आपका घेरा यानी फील्ड 5 का है तो 5 को आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा जो कि आ जाएगा 5000 माइक्रोमीटर, यानी कि 1 में आपके 1000 माइक्रोमीटर होते हैं। अब स्केल हटाओ और ओनियन पील की स्लाइड रखो। माइक्रोस्कोप में देखो कि उस गोले यानी कि जो सर्कल है उसके एक कोने से दूसरे कोने तक का डायामीटर पर एक सीधी लाइन में कितने सेल्स आ रहे हैं। तो इसका उन्होंने फॉर्मूला बताया है कि साइज हमें सेल का कैसे निकालना है। तो ये है फॉर्मूला कि सेल का साइज कैसे निकलता है कि फील्ड का डायामीटर लो जो कि इन माइक्रोमीटर है, डिवाइडेड बाय डायामीटर पर दिखने वाले जितने सेल्स हैं यानी कि नंबर ऑफ सेल्स, उनसे डिवाइड कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 5000 माइक्रोमीटर के घेरे में 25 सेल्स दिख रहे हैं तो एक सेल का साइज कितना होगा? तो आप क्या करोगे, 5000 डिवाइडेड बाय 25 दैट इज 200 माइक्रोमीटर, ये सेल का साइज होगा। अब मैग्निफिकेशन का क्या खेल है? माइक्रोस्कोप कितना बड़ा करके दिखाएगा ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, आई पीस यानी कि जो ऊपर वाला लेंस होता है और ऑब्जेक्टिव यानी नीचे वाला लेंस। टोटल मैग्निफिकेशन कैसे निकलेगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 100x, मतलब 200 माइक्रोमीटर का जो सेल है वो आपको 100 गुना बड़ा दिखाई देगा। माइक्रोस्कोप के बच्चों 3 पिलर्स हैं, एक है रेजोल्यूशन, दूसरा है कंट्रास्ट और तीसरा है मैग्निफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। आगे ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट बातें आने वाली हैं जहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो देखिए, रेजोल्यूशन का मतलब होता है क्लैरिटी, दो पास पास की चीजों को साफ साफ अलग देखने की क्षमता। कंट्रास्ट यानी कि ब्राइटनेस डिफरेंस, चीजों की रंग और रोशनी में फर्क ताकि वो बैकग्राउंड से अलग दिखें। मैग्निफिकेशन जो कि हम साइज कहते हैं जिसे, कि छोटी चीज को बड़ा करना। तो इस एक्टिविटी का मेन मकसद हमें ये सिखाना है कि हम माइक्रोस्कोप से सिर्फ सेल्स को देखते नहीं हैं बल्कि उनका असली साइज भी नाप सकते हैं। इसके लिए हमें पहले माइक्रोस्कोप के व्यूइंग एरिया का साइज पता होना चाहिए, फिर उसमें जितने सेल्स फिट होते हैं उसे डिवाइड करके एक सेल का साइज निकल जाता है। अब जैसे आप फिगर 2.4 देखिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ कोलोकेसिया लीफ। जब हम किसी चीज की फोटो एक बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लेते हैं तो उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ कहते हैं। हमारे स्कूल वाला जो लाइट माइक्रोस्कोप इतना पावरफुल नहीं होता कि वो लीफ के सरफेस की इतनी बारीक डिटेल दिखा सके। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हजारों लाखों गुना बड़ा करके दिखाते हैं। तो कोलोकेसिया लीफ जो होता है वो बच्चों अरबी के पत्ते होते हैं। इसके पत्ते बड़े होते हैं और इनका जो सरफेस है वो पानी को रिपेल करता है, यानी वाटर रिपेलेंट
प्रेजेंट होता है। लोअर सरफेस, क्योंकि ज्यादातर प्लांट्स में स्टोमेटा यानी कि छोटे छेद जो होते हैं पत्ते की निचली सतह पर ही ज्यादा होते हैं ताकि पानी का ज्यादा नुकसान ना हो। तो अब फोटो में जो छोटे छोटे होल्स या ओपनिंग्स दिख रही हैं वो आपकी स्टोमेटा है। इन्हीं रास्तों से प्लांट दो चीजें करता है। सबसे पहला गैस एक्सचेंज यानी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है और ऑक्सीजन बाहर निकालता है। दूसरा ट्रांसपीरेशन यानी कि फालतू पानी को वेपर बनाकर उड़ाता है। तो इस फिगर का मेन मतलब यही है कि मॉडर्न माइक्रोस्कोपी इतनी आगे बढ़ चुकी है, जहाँ रॉबर्ट हुक को सिर्फ खाली कमरे दिखे थे यानी कि बॉक्सेस दिखे थे, आज हम इसकी मदद से पत्ते की सतह पर मौजूद जो एक एक स्टोमेटा को साफ साफ देख सकते हैं और उनका स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। ये सेल्स के अरेंजमेंट को और भी क्लियर कर देता है। अब फिगर 2.3 देखिए, एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कूल में जो हम लाइट माइक्रोस्कोप यूज करते हैं उसकी एक लिमिट होती है, इसलिए सेल्स की एक एक बारीक डिटेल देखने के लिए साइंटिस्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे नॉर्मल माइक्रोस्कोप लाइट यानी रोशनी यूज करता है किसी चीज को दिखाने के लिए, ये मशीन इलेक्ट्रॉन्स की बीम यानी कि एक तेज धार का यूज करती है। अब इसका फायदा क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हम किसी भी चीज को इतना बड़ा यानी मैग्नीफाई कर सकते हैं जितना लाइट से कभी मुमकिन ही नहीं था। तो ये माइक्रोस्कोप इतना पावरफुल है कि हम सेल के अंदर की चीजों को नैनोमीटर लेवल तक साफ साफ देख सकते हैं। इसका मतलब है कि हम सेल के ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम्स को भी क्रिस्टल क्लियर देख सकते हैं। अब नैनोमीटर कितना छोटा होता है, सोचो 1 मीटर का 1 अरब यानी 1 बिलियन बराबर टुकड़े कर दिए जाएं तो जो एक छोटा सा टुकड़ा होगा वो 1 नैनोमीटर है। तो मेन बात यह है कि सेल्स इतने छोटे होते हैं कि नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप उनकी हर डिटेल नहीं दिखा सकता, इसलिए साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं जो लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन्स यूज करता है। ये मशीन इतनी पावरफुल है कि हमें नैनोमीटर जितनी छोटी चीजों को भी एकदम साफ दिखा देती है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से टेक्स्ट क्लियर हो गया होगा। आगे हम नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आई हो, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अब हम ऐसे ही एनसीईआरटी की सीरीज चलाना शुरू करेंगे, तो अगर आपको कोई स्पेशल किसी सब्जेक्ट की किसी पर्टिकुलर चैप्टर की कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।